वेलकम टू राइज अप एकेडमी। सबसे पहले तो आपको एक बार फिर से बधाई और एक बहुत बड़ा मौका मिला है कि पुलिस का एग्ज़ाम दोबारा से होने वाला है। तो जो बच्चे पहली बार में उन्हें लग रहा था कि वो बहुत अच्छा बेहतर नहीं कर पाए हैं, तो उनके पास मौका है कि वो दोबारा बेहतर करें। और इसके लिए राइज अप एकेडमी ने 9 मार्च से अपना नया बैच लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। मैं वरुण त्रिवेदी, आपका जीएस मेंटोर, और आपको आज लेके चलूंगा ज्योग्राफी की क्लास में, जिसमें हम ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लोग भी एसएससी, सीजीएल या पुलिस या कोई भी ऐसा एग्जाम दे रहे हैं या देना चाहते हैं, आज का वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो नदी ड्रेनेज सिस्टम में जब हम देखेंगे तो ड्रेनेज सिस्टम में जो नदी ड्रेनेज सिस्टम है उसमें 2 प्रकार की नदियां होती हैं। 2 प्रकार की नदियां मतलब एक ऐसी नदियां जिनमें सालों भर पानी रहता है, वर्ष भर पानी बना रहता है, उन्हें हम सदा नीरा नदियां कहते हैं, जिनमें सालों भर पानी रहता है। और एक ऐसी नदियां होती हैं जिनमें कभी कभी पानी है, साल के कुछ महीनों में उनमें पानी नहीं होता है, जबकि साल के कुछ महीनों में उनमें पानी होता है, जल होता है। तो जो सदा नीरा होती हैं उनका जो सोर्स होता है वाटर का, वो या तो झील होता है या झरना होता है या फिर कोई हिमनद होता है या हिमानी होता है, जिससे इन नदियों को सालों भर पानी मिलता रहता है। अगर भारत में इसके आप कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो गंगा, यमुना, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, ये सभी नदियां कैसी नदियां हैं? सदा नीरा नदियां हैं। इसके अलावा एक बरसाती नदियां हैं जो बेसिकली आपको प्रायद्वीपीय भारत में देखने को मिलेंगी। तो अभी हम जब बाइफरगेशन करके चीजों को पढ़ेंगे तो हम 2 भागों में पढ़ेंगे, एक हिमालयी तंत्र की नदियां, दूसरा प्रायद्वीपीय नदियां। तो अब हिमालयी तंत्र की नदियों की जब बात करेंगे तो उसमें मुख्यतः आती हैं सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और जब प्रायद्वीपीय नदी तंत्र की बात करेंगे तो उसमें आती है नर्मदा, कावेरी और महानदी, कृष्णा जैसे बेसिन की बात हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं तो हिमालय के अपवाह तंत्र की चर्चा शुरू करेंगे। तो आप इस मैप को देख रहे होंगे, ये नॉर्दर्न इंडिया का मैप है और ऊपरी हिस्से में इसके ये पूरी हिमालयन रेंज का मैप है। इसके थ्रू आप एक बात तो समझ में आ रहे होंगे कि जो सदा नीरा नदियां होती हैं वो हिमालय से निकलने वाली नदियां भी होती हैं, जिसमें हमें बेसिकली 3 तंत्रों की बात करनी है। ये जो हिमालय से निकलने वाली नदियां हैं, हिमालय बेसिकली 3 भागों में बटा हुआ है। जब हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी की बात करेंगे तो उसमें भी बात करेंगे, एक ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक श्रेणी। इसके जो ग्रेट हिमालय का पार्ट है उसमें सालों भर बर्फ जमी रहती है और इन्हीं बर्फ और ग्लेशियर से सदाबहार या सदा नीरा नदियां निकलती हैं, जिनमें हमें 3 नदियों के बारे में पढ़ाई करनी है। पहला सिंधु नदी तंत्र जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर गंगा नदी तंत्र सबसे इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। इन तीनों नदी तंत्रों को हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। तो हमने आपको बताया हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी नदियां होती हैं, सदा नीरा नदियां होती हैं। कैसे निकलती हैं? बर्फ से निकलती हैं। इनके सोर्सेस क्या हैं? बर्फ और ग्लेशियर्स हैं, इसीलिए इनमें साल भर पानी बना रहता है। हिमालय की नदियों के बेसिन बहुत बड़े होते हैं, ठीक है, इनकी जल ग्रहण क्षमता बहुत अधिक होती है। लेकिन अगर हम बात करें, एक यही छोटी सी बात कर लेते हैं कि प्रायद्वीपीय नदियां और इनमें क्या अंतर है। तो देखो, जो हिमालय की नदियां हैं ये नई नदियां हैं, अपनी युवावस्था में हैं, जबकि जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं ये हिमालय के उत्थान से पहले की बनी हुई नदियां हैं और ये पुरानी हो चुकी हैं, अपनी प्रौढ़ावस्था में आ चुकी हैं। और चूंकि हिमालय की नदियां नई अवस्था में हैं तो क्या करेंगी? नया जोश है, नया खून है, तो ये अपने गार्ज को बनाएंगी, बेसिन को चौड़ा करेंगी, गार्ज बनाएंगी। वो भी किस आकार के गार्ज बनाएंगी? ये वी आकार के गार्ज बनाते हैं, इस प्रकार के गार्ज बनाते हैं। जैसे गंगा जब पाकिस्तान में एंटर करती है तो वहां पर एक गार्ज निर्माण करती है जिसका नाम है बुंजी गार्ज। किसका निर्माण करती है? बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, ठीक है। इसके अलावा जो हिमालयी नदियां हैं, क्योंकि इनका पानी बहाव अधिक है, जल ग्रहण की क्षमता अधिक है, तो ये अपना रास्ता भी कभी कभी बदल देती हैं।
जबकि प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः जिस मार्ग पर बह रही हैं उसी मार्ग पर लगातार बहती रहती हैं। इसका एक उदाहरण भी है, जैसे आप जानते हैं कोसी नदी के नाम से। कोसी नदी आप देखते हैं कि अधिकतर अपना मार्ग बदल देती है और उसमें बाढ़ की स्थिति बनी रहती है। इसके अलावा जो लंबाई की बात करें तो हिमालयी नदियां लंबी होती हैं और प्रायद्वीपीय नदियां अपेक्षाकृत छोटी होती हैं। जैसे कि आप गंगा की अगर बात करेंगे तो गंगा की कुल लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर है। और जबकि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है गोदावरी, वो 1465 किलोमीटर के लंबी की नदी है। तो अब आप देखिए दोनों की लंबाई में अंतर है। क्यों? क्योंकि जो हिमालयी नदियों के जो उद्गम क्षेत्र हैं वो उनके मुहाने से, जहां पर वो समुद्र में मिलती हैं, उससे काफी दूरी पर स्थित हैं, तो इन नदियों की लंबाई बढ़ जाती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों के साथ ऐसा नहीं है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र की बात करते हैं। सिंधु नदी तंत्र की बात करेंगे। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहने वाली नदी है, चीन, भारत और पाकिस्तान। सिंधु नदी कहां से निकलती, सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है। तो सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास लेमा यंग डुंग ग्लेशियर के पास से निकलती। कहां से निकलती है? चेमा यंग डुंग ग्लेशियर के पास से निकलती है। और इसका एक और नाम है जिसे आप बोखरचू हिमानी के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस में से कोई भी आपको मिलेगा तो आप इसको कर पाएंगे। इसको हम लोग बड़े मैप में देखते हैं थोड़ा सा। ये है लेक मानसरोवर झील और ये कहां पड़ती है? कैलाश रेंज में पड़ती है। कैलाश रेंज कहां है? यहां पर है मानसरोवर लेक। यहीं से निकलती है सिंधु नदी। यहां से निकलते हुए भारत के लद्दाख में प्रवेश करती है और लद्दाख से होते हुए ये पाकिस्तान में एंटर करती है और पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। तो सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है, याद रखिएगा। फिर सिंधु नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो जिसमें झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज हैं। इनकी चर्चा हम डिटेल में आगे करते हुए चलेंगे। तो यहां से याद रखिएगा कहां से निकलती है? कैलाश श्रेणी के मानसरोवर झील से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी इसके बाद भारत में जहां एंटर करती है उस स्थान का नाम है दमचौक। भारत में दमचौक नामक स्थान से सिंधु नदी प्रवेश करती है और लद्दाख के 2 जिलों से होकर बहती, लेह और कारगिल। पहले इसे पूरा जम्मू कश्मीर कहा जाता था। जब से जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांटा गया है, लद्दाख और कश्मीर, तो अब ये लद्दाख के केवल क्षेत्र में बहती है, जम्मू कश्मीर में नहीं जाती है। तो लद्दाख के 2 जिलों से होकर निकलती है, लेह और कारगिल जिलों से होकर ये बहती है। और इसी के किनारे आप देख रहे होंगे लेह शहर इसी इंडस सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। सिंधु नदी एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी का मतलब क्या हुआ? पूर्ववर्ती नदी यानी कि एक ऐसी नदी जो हिमालय के उत्थान से पहले से बह रही है। हिमालय बाद में उत्थित हुआ और वो पहले से बह रही है, यानी कि ऐसी नदी जिसने हिमालय के बनने के बाद अपना रास्ता नहीं बदला बल्कि हिमालय को ही काट कर अपने पुराने रास्ते पर वो लगातार बह रही है। इस मैप के थ्रू आप देखेंगे तो देखिए रॉक सिस्टम है और यहां से ये नदी, जैसे ये देखिए यहां से ये बहते हुए कहां जा रही है? एक गार्ज का निर्माण कर रही है और ये इसको काट रही है। और ये देखिए आकार का गार्ज यहां पर तैयार हो रहा है। ठीक है, देख लीजिए इसको। ये देखिए हमने आपको बताया ये नदियां कैसा गार्ज बनाती हैं? वी आकार का गार्ज बनाती हैं। तो मतलब हिमालय के उत्थान से पहले भी ये नदियां विद्यमान थीं और आज भी उन्हीं जगहों पर ये बह रही हैं, उन्हीं मार्गों पर ये बह रही हैं जहां पर वो पहले बह रही थी। ऐसी पूर्ववर्ती नदियों की बात करें तो भारत की मुख्यतः 3 नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं, सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां गहरे गार्ज का निर्माण करती हैं या गार्ज बनाती हैं। तो पूर्ववर्ती नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र हैं। सिंधु नदी की बात करें तो सिंधु नदी नंगा पर्वत के ऊपर से निकलते हुए बुंजी गार्ज का निर्माण करती है। किस गार्ज का निर्माण करती है? बुंजी गार्ज का निर्माण करती है, जिसकी ऊंचाई लगभग 5181 मीटर की है। सिंधु नदी जब भारत में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के बाद जब वो में एंटर करती है तो चिल्लास्त के पास
वो पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है। ये मिसप्रिंट है, ये दमचौक से वो भारत में एंटर करती है। ठीक, इसकी कुल लंबाई की बात करेंगे तो ये 2880 किलोमीटर है, लेकिन भारत में केवल 709 किलोमीटर बहती है। कुल लंबाई वो चीन, भारत और पाकिस्तान को मिलाकर आप देखेंगे, और जब भारत की बात की जाएगी तो केवल 709 किलोमीटर ये प्रवाहित होती है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं इनकी चर्चा करते हैं कि कौन कौन सी इनकी सहायक नदियां हैं। तो देखिए, इसको समझ लीजिए आप लोग, सिंधु नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी। तो सबसे पहले तो ये सिंधु नदी, सिंधु नदी, सिंधु नदी इस तरीके से ये अपने रूट से बहते हुए, ये ऐसे बहते हुए पाकिस्तान से बहते हुए ये अरब सागर में अपना डेल्टा बना लेती है। तो ये सिंधु नदी का रूट मैप है। जब ये सिंधु नदी बहती है तो ये जास्कर श्रेणी से होकर निकलती है, और इसको सबसे पहले जब हम इसके दाहिने हाथ की बात करेंगे तो यहां पर इसकी एक सहायक नदी है जिसको आप श्योक नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी है? श्योक नदी। लिखते जाइएगा, अभी हम आगे भी बात करेंगे आपको। श्योक नदी है, फिर आगे गिलगिट बाल्टिस्तान है, और उससे आगे काबुल, कुर्रम और गोमल जैसी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। तो जो दाईं ओर से सिंधु नदी में मिलती हैं, जबकि अगर सिंधु नदी के बाईं ओर से मिलने वाली नदियों की बात करें तो बाईं ओर से इसमें जास्कर इस तरफ से टच करती है, फिर उसके आगे झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज जैसी नदियां, झेलम, चेनाब, व्यास, रावी और सतलज जैसी नदियां सिंधु की सहायक नदियां हैं। ओके, तो सिंधु की दोनों तरफ की नदियां आप यहां से याद कर सकते हैं और इनके नोट्स में आप इनको मेंशन कर सकते हैं। तो सिंधु की दाईं और बाईं ये नदियां एनसीईआरटी में भी आपको मिलेंगी, और किसी भी एग्जाम में इससे बाहर अगर सहायक नदियों से प्रश्न पूछता है तो बहुत ही मुश्किल है। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो आपने ये नदी पढ़ी श्योक, श्योक की पास ही या श्योक की एक सहायक नदी है जिसका नाम है नुब्रा। तो कई बार ये भी प्रश्न बन जाए कि नुब्रा वैली कहां है, तो नुब्रा वैली लद्दाख में है, और नुब्रा श्योक की सहायक नदी है, श्योक सिंधु की सहायक नदी है। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी को आप बड़े मैप में पॉज करके इस प्रकार देख सकते हैं। चलिए, सिंधु की सहायक नदियां बाएं दाएं, और सिंधु नदी के बहाव को अगर आप देखेंगे तो वो सबसे पहले इस तरीके से बहती है, यानी ये किस तरफ से जा रही है? उत्तर पश्चिम। सिंधु नदी कैसे चल रही है? सबसे पहले उत्तर पश्चिम चल रही है, और इसके बाद ये पाकिस्तान में जब एंटर करती है तो दक्षिण पश्चिम में बहते हुए ये पाकिस्तान में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसकी पहली सहायक नदी जो इंपॉर्टेंट सहायक नदी है उसकी बात करते हैं, और वो नदी है झेलम नदी। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, और यह पीर पंजाल के वेरी नाग जो झील है उससे निकलती है। कहां से निकलती है? पीर पंजाल के वेरी नाग झील से निकलती है। चलिए, अब झेलम की बात कर रहे हैं तो आपको एक बात याद रखनी होगी कि झेलम पर ही वुलर झील है, यानी कि झेलम नदी से ही वुलर झील को पानी मिलता है, और वही उसके पानी का रिसोर्स है। और वुलर झील के बारे में आपको पता है कि क्या, कि यह भारत की सबसे बड़ी क्या है? मीठे पानी की झील है। इसको इंपॉर्टेंट है, ये लिख लीजिएगा एग्जाम के लिए। वुलर झील भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है जो झेलम पर स्थित है। कश्मीर घाटी में ये अनंतनाग और बारामूला तक ये नदी पूरी तरीके से नेविगेशनल है, वाटरवेज, इसमें मतलब कि नाव चल सकती है, जबकि ये इलाका पूरा पथरीला है, लेकिन अनंतनाग और बारामूला तक ये नौकागम रहती है। ऐसा क्यों होता है? ये थोड़ा सा डीप है, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक और नदियाँ हैं जो मिलती हैं, कुछ पानी यहाँ मिल जाता है इसको, जैसे किशन गंगा नदी। किशन गंगा भी इसकी झेलम की सहायक नदी है जो इससे मिल जाती है। लेकिन
और एक प्रश्न पूछा जाता है कि झेलम नदी पर किन किन परियोजनाओं को रखा गया है। तो झेलम नदी पर बेसिकली 2 परियोजनाएं काम करती हैं। कौन कौन सी, ध्यान रखिएगा, उरी परियोजना, उरी 1 और उरी 2, ये दोनों परियोजनाएं झेलम नदी की परियोजनाएं हैं। और दूसरी परियोजना जो मैंने बताया कि इसकी सहायक नदी है किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना भी इस पर बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं। झेलम आगे जाकर ये पाकिस्तान में झंग के पास चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी की बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि चेनाब नदी के बारे में, कि चेनाब नदी बेसिकली जब ओरिजिनेट होती है तब वो चेनाब नदी नहीं होती। मैंने इस मैप को आपके लिए लाया है ताकि आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाए कि चेनाब नदी 2 नदी धाराओं से मिलकर बनती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। चेनाब नदी 2 नदी धाराओं से मिलकर बनती है। किन किन नदी धाराओं से मिलकर बनती है? एक का नाम है चंद्र और दूसरे का नाम है भागा। 2 नदी धाराएं हैं। कौन कौन सी? चंद्र और दूसरी है भागा। इन दोनों सरिताओं से, चंद्र और भागा के मिलने से जिस नदी का निर्माण होता है उसको कहते हैं चेनाब नदी, उसको कहते हैं चेनाब नदी। ये जो नदी है वो बड़ा लाचला दर्रे के पास से निकलती हैं, दोनों नदियां। बड़ा लाचला दर्रे के, मान लीजिए ये दर्रा है, इसके ऊपरी भाग से चंद्र और यहां से भागा निकलती है, और ये दोनों जब मिलती हैं तो बनाती हैं चेनाब नदी। ओके, और कहां मिलती हैं ये नदी? तंडी में मिलती हैं। ये हिमाचल प्रदेश में एक स्थान है, कस्बा है, गांव है तंडी। तंडी पर ये दोनों की धाराएं मिल जाती हैं और चेनाब के नाम से ये जानी जाती है। तो चेनाब नदी का उद्गम चंद्र और भागा नदियों से होता है, बड़ा लाचला दर्रे के पास से होता है, और ये तंडी में जाकर मिल जाती हैं। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में कि ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? चेनाब नदी। तो ध्यान रखिएगा, और इसकी कुल लंबाई 1180 किलोमीटर है। इसको आप बड़े मैप में देखेंगे तो ये है चेनाब नदी। देखिए, इंडस, सिंधु, फिर झेलम और फिर है चेनाब नदी, और ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, इसको देखिए आप, ये, और ये देखिए 2 सरिताओं से मिलकर बने, एक चंद्र और भागा मिलने से चेनाब, चेनाब इस प्रकार से आगे बढ़ती चली जा रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर आते हैं रावी नदी पर। रावी नदी को आप इस मैप के थ्रू देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ये है रावी नदी तंत्र। रावी नदी का उद्गम कहां होता है? तो इसका उद्गम रोहतांग दर्रे के पास होता है। कांगड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का। रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी का उद्गम होता है, और ये भी चेनाब की सहायक नदी है। चेनाब सिंधु में मिलती है। इसकी कुल लंबाई 725 किलोमीटर है। रावी के बारे में एक बात और याद रखिएगा, रावी पे कुछ परियोजनाएं हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जैसे कि रावी पर है रणजीत सागर परियोजना, या इसको कहते हैं रंजीत सागर। इन दोनों में कुछ भी आए, प्रोनाउंसिएशन का अंतर है, लेकिन आपके लिए बात एक ही है, रंजीत सागर। दूसरी जो मुख्य परियोजना है वो है थीन परियोजना। ये दोनों परियोजनाएं रावी नदी पर बनी हुई है। अच्छा, हमने इससे पहले चेनाब नदी की बात की थी, तो चेनाब नदी पर ध्यान रखिएगा 2 परियोजनाएं हैं। एक सलाल, सलाल परियोजना किस पर है? ये चेनाब नदी पर है, ना कि रावी नदी पर। रावी नदी पर नहीं है, ये चेनाब नदी पर है, ध्यान रखिएगा, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। और दूसरा तुलबुल। ठीक है, तो इन परियोजनाओं से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इनको आप याद करके रखिएगा। अब बात करते हैं व्यास नदी की। तो व्यास नदी का उद्गम कहां से होता है? इसका उद्गम भी रोहतांग दर्रे के पास से होता है, और इसकी कुल लंबाई 470 किलोमीटर है। इसकी कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि पार्वती नदी, हुरला नदी और तीर्थन नदी इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन व्यास नदी पर भी कुछ
प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जैसे कि एक तो व्यास प्रोजेक्ट खुद ही है, व्यास प्रोजेक्ट खुद ही है, जिसमें राजस्थान, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश प्लस पंजाब ये सहभागी हैं। इसके अलावा इस पे जो सबसे इंपॉर्टेंट परियोजना है वो है पोंग डैम। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, व्यास नदी की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पार्वती, हुरला और तीर्थन नदी इसकी सहायक नदियां हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कपूरथला में हरिके के पास से सतलज में जाकर मिल जाती है। तो व्यास नदी किस पर मिलती है? सतलज नदी पर मिल जाती है जाकर। ये देखिए, ये व्यास नदी है और ये है हरिके नामक स्थान। और आपको पता होगा भाखड़ा नांगल बांध भी किस पर है? व्यास की जो जिस पर मिल रही है सतलज नदी पर ही है आपका भाखड़ा नांगल बांध, और हरिके बांध भी यहीं पर बना हुआ है। तो इन चीजों को दोनों को याद रखिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यास नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है, या कभी आ जाए तो सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध की भी बात आप कर सकते हैं। ठीक, सतलज नदी की बात करेंगे। सो सतलज नदी, मैंने आपको बताया था कि जब क्लास स्टार्ट हुई थी कि 3 पूर्ववर्ती नदियां हैं। कौन कौन सी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र की चर्चा आगे करेंगे, सिंधु की चर्चा हम कर चुके हैं, और अब बात करते हैं सतलज नदी की। तो सतलज नदी का भी जो उत्थान है वो भारत के अंदर नहीं बल्कि चीन के पास है। और कहाँ है? मानसरोवर झील के पास है। कहाँ है? मानसरोवर। जैसे ये कैलाश श्रेणी है और इसके इस छोर से सिंधु नदी निकल रही है और यहां से सतलज नदी निकल रही है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है वो मानसरोवर झील के दक्षिण भाग से इसका जो उद्गम है वो होता है, और ये भारत में हिमालय को काट कर प्रवेश करती है, जैसा आपको पता है, क्योंकि ये पूर्ववर्ती नदी है। और कहां से प्रवेश करती, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में ये सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती। कहां से प्रवेश करती है? सिपकीला, इसको नोट भी कर लीजिएगा, सिपकीला दर्रे से प्रवेश करती। यानी कि यहां पर जो दर्रा है वो कौन सा है? सिपकीला दर्रा है। सिपकीला दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है। तो ये एक एंटीसीडेंट रिवर है और भारत में सिपकीले दर्रे से ये प्रवेश करती है। ये एक पूर्ववर्ती नदी है। इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है और भारत में ये 1050 किलोमीटर बहती है। और इसकी सहायक नदी है स्पीति। इस पर भी कुछ प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जैसे कि भाखड़ा नांगल, नाथपा झाकरी। नाथपा झाकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, सतलज नदी के ऊपर जो चल रहा है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रोजेक्ट चल रहा नहीं, इस पर है, स्थित है, वो है इंदिरा गांधी नहर। इस नहर ने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों में इतनी क्रांतिकारी परिवर्तन किया है कि वहां पर गेहूं का उत्पादन होने लगा, जैसा कि गंगानगर वाला क्षेत्र है। ठीक है ना। इसके अलावा एक प्रोजेक्ट और है, सरहिंद प्रोजेक्ट। तो ये आप सतलज नदी के बारे में जान लीजिए। तो ये पूरा जो नदी तंत्र था वो सिंधु नदी तंत्र था, जिसमें उसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में हमने पढ़ा। तो अगर आप एक क्विक रिवीजन में देखेंगे तो बेसिकली भारत में श्योक और गिलगित सिंधु नदी की दाएं हाथ की तरफ की सहायक नदियां हैं, जबकि बाएं हाथ की सहायक नदियों की बात करेंगे तो जास्कर, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज जैसी नदियां सिंधु नदी के बाएं तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। और इनकी एक एक की हमने डिटेल चर्चा यहां पर कर ली है। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे पार्ट पर, जिसे आप कहते हैं गंगा नदी तंत्र। और इस मैप में आप देख रहे होंगे पूरे गंगा नदी को कहां से कहां तक निकलती है और कहां से कहां तक है।
गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती यानी भारत के भाग से निकलती है और बांग्लादेश तक ये बहती हुए जाती है, यानी कि दो देशों को कवर करती गंगा नदी, भारत और बांग्लादेश को। और ये इसकी सहायक नदी, एक एक करके हम सारी सहायक नदियों की और गंगा नदी तंत्र की डिटेल चर्चा यहां पर करेंगे। गंगा नदी, गंगा नदी कहां से निकलती है तो याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, गंगा नदी यमुनोत्री से भारत निकलती है, यमुनोत्री से निकलती है। और जब गंगा नदी यमुनोत्री से निकलती है तब इसका नाम गंगा नहीं होता है, तब इसका नाम होता है भागीरथी, तब इसका नाम होता है भागीरथी। कलर चेंज कर लेता हूं, आपको दिख नहीं रहा होगा, भागीरथी। जब गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है तो इसका नाम क्या होता है, भागीरथी इसका नाम होता है। यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में जब जो गंगोत्री हिमनद है, इसे आप गोमुख हिमनद के पास पाते हैं, वहां से ये भागीरथी के रूप में निकलती है। अब ये गंगा कब बनती है, गंगा भी नहीं बनेगी, ये जब देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलेगी तब ये गंगा कहलाएगी। यानी कि देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की जो संयुक्त धारा मिलती है उसे गंगा कहते हैं, और गंगा गोमुख हिमानी से या गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के नाम से निकलती है। तो देखिए ये है गंगोत्री, इस मैप में देख लीजिए, अभी हम आगे और भी चर्चा करेंगे। यहां से गंगोत्री से ये भागीरथी के नाम से निकलेगी और फिर यहां देवप्रयाग में ये अलकनंदा नदी से मिलेगी। तो इस जगह से जब मिलेगी तो ये आगे जो नदी कहलाएगी वो गंगा कहलाएगी। यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं, इसको देखिए, आप समझिए, ये है गंगोत्री ग्लेशियर, यहां से गंगा निकली और फिर गंगा निकलते हुए देखिए आप उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बांग्लादेश में जाकर बे ऑफ बंगाल से मिल जा रही है। बे ऑफ बंगाल में जब मिलेगी तो हुगली और पद्मा, ये दो अलग अलग धाराएं बन जाती हैं। ठीक है, इलाहाबाद के पास यहां पर देखिए आपको हाईलाइटेड हो रहा होगा कि इससे यमुना नदी मिलती है और यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती, इसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। और जहां पर इलाहाबाद में ये दोनों मिलती हैं उसी को प्रयाग के नाम से जाना जाता है या इसी को संगम के नाम से जाना जाता है। तो यमुना भी गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा कहां से निकलती है तो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा कहां से निकली है तो गंगा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। आगे बात करेंगे, पश्चिम बंगाल में ये दो धाराओं में बढ़ गई, हुगली और पद्मा, जैसे कि मैंने आपको बताया है। ये मुख्य धारा से अलग हो जाती है और हुगली एक शाखा के रूप में आगे बढ़ते हुए ब्रह्मपुत्र से मिलती है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ये हम लोग सब डिटेल चर्चा करेंगे, अभी बिल्कुल घबराना नहीं है, साथ में बने रहना है। और ये ज्योग्राफी का एक ऐसा पार्ट है जहां से आपको प्रश्न मिलना ही मिलना है। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, आपको यहां से प्रश्न जरूर मिलना है। तो आप मैपिंग करते हुए साथ में चलिए, अपने पास एक मैप रखा करिए और मैप को बराबर देखिए। इनको आप अपने हाथ से अपनी कॉपी पे ड्रॉ करिए, नदियों की लोकेशंस को ड्रॉ करिए और तब आपको जाकर ये नदियां ऐसे कंठस्थ होंगी कि आप इनको भूलेंगे नहीं। तो सबसे पहले हम लोग जब गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करेंगे तो इसके बाईं और दाईं, क्योंकि गंगा नदी इस तरीके से बह रही है तो इसके बाएं हाथ की सहायक नदियां ऊपर की सहायक नदियां होंगी और इसके दाएं हाथ की सहायक नदियां नीचे की सहायक नदियां होंगी। तो बाएं हाथ पर मिलने वाली सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? गोमती, घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोशी और महानंदा। फिर ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में उससे मिल जाती है। बेसिकली आप अगर भारत में बात करेंगे तो महानंदा आखिरी नदी है जो गंगा से मिलती है। तो ये सारी नदियां बाएं हाथ से मिलने वाली नदियां हैं। फिर दाएं हाथ से बात करेंगे तो दाहिनी ओर से यमुना और यमुना के बाद टोन्स और सोन, दो नदियां हैं जो दाहिनी ओर से मिलती हैं। फिर बाइफर्केशन में आप देखेंगे कि यमुना की भी सहायक नदियां हैं, उनकी भी हम चर्चा करेंगे। तो बाएं और दाएं हाथ से मिलने वाली नदियां की चर्चा करेंगे। चलिए, तो सबसे पहले रामगंगा नदी, गंगा में मिलने वाली पहली नदी है रामगंगा नदी, जब वो मैदानी क्षेत्र में एंटर
करती है। और एक फैक्ट पूछा जाता है कि गंगा मैदानी भागों में कहां प्रवेश करती है, तो जल्दी से बच्चों बताइए, गंगा मैदानी भागों में कहां से प्रवेश करती है? तो गंगा मैदानी भागों में हरिद्वार से प्रवेश करती है। कहां से? हरिद्वार से गंगा मैदानी भागों में एंटर कर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामगंगा नदी, रामगंगा नदी नैनीताल के पास से निकलती है, गैरसेन गढ़वाल पहाड़ी से, और कन्नौज के पास ये गंगा नदी में जाकर मिल जाती है। ये गंगा की पहली बाएं हाथ की सहायक नदी है। फिर बात करते हैं गोमती नदी की। गोमती नदी उत्तर प्रदेश में एक जिला है पीलीभीत, पीलीभीत के पास से निकलती है, और पीलीभीत में एक झील है फुल्लर झील, फुल्लर झील से निकलती है, और ये गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है। गोमती नदी के पास या उसके तट पर कुछ प्रमुख शहर बसे हुए हैं, जिसमें से एक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जौनपुर है जिसे भारत का सिराज भी कहा जाता है, और गाजीपुर है। ये तीन बड़े शहर उत्तर प्रदेश के गोमती नदी पर बसे हुए हैं। फिर बात करते हैं हम घाघरा नदी की, जिसका एक नाम है सरयू नदी। घाघरा नदी तीसरी नदी है बाएं हाथ की जो इस गंगा से मिलती है आकर। घाघरा नदी बेसिकली नेपाल से निकलती है, बल्कि नेपाल और फिर उत्तर प्रदेश और फिर ये बिहार के पास छपरा में गंगा में मिल जाती है। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से बिहार और बिहार में छपरा के पास गंगा से मिल जाती है। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि जो ये घाघरा नदी है, यही जब नेपाल में बहती है तो किस नाम से बहती है? काली नदी के नाम से बहती है। किस नाम से बहती है? काली नदी के नाम से बहती है। फिर जब ये भारत में एंटर करती है तो क्या कहलाती है? घाघरा कहलाती है। फिर इसमें एक नदी मिल जाती है सरयू नदी, फिर इसका नाम हो जाता है सरयू, और ये सरयू के नाम से ही आगे बहती है। सरयू नदी के किनारे एक प्रमुख शहर है जो बसा हुआ है, कहां? जहां रामलला का जन्म हुआ था, यानी कि अयोध्या, या फैजाबाद। किसके किनारे है? सरयू नदी के किनारे है। और इसकी अगर बात करें सहायक नदी की, तो इसकी एक दो प्रमुख सहायक नदी हैं, राप्ती और शारदा। ठीक है, राप्ती नदी इसकी सहायक नदी है और शारदा नदी इसकी सहायक नदी है। तो ये बात हो गई घाघरा नदी की। आगे बात करते हैं गंडक नदी। गंडक नदी नेपाल से ही निकलती है, इसे सालिग्रामी नदी के नाम से जाना जाता है, और ये पटना के पास गंगा नदी में मिल जाती है गंडक नदी। फिर बात करेंगे कोसी नदी की। कोसी नदी को आप जानते हैं कि बिहार का शोक कहा जाता है, ये बिहार के शोक के नाम से फेमस है। क्यों? क्योंकि ये लगातार हर वर्ष बाढ़ लाने वाली नदियों में से एक है, और ये अपना रास्ता बदलने के लिए भी कुख्यात है। ये भागलपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है, और ये तिब्बत यानी माउंट एवरेस्ट के पास से गोसाईधान चोटी है, वहां से ये नदी निकलते हुए पहले तिब्बत, फिर वो नेपाल, नेपाल के बाद बिहार में एंटर करती है, भागलपुर के पास गंगा में मिल जाती है। और चूंकि इसे बिहार का शोक कहा जाता है, तो ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आगे बात करेंगे हुगली नदी की। हुगली नदी कुछ और नहीं है, जब पश्चिम बंगाल में गंगा की अलग अलग धाराएं बनती हैं, तो उसमें से एक धारा बनती है जो नीचे की ओर बहती हुई आगे बढ़ती है, तो ये कहलाती है हुगली, और दूसरी बढ़ती है तो वो भागीरथी के नाम से आगे बढ़ती है, और इसमें जब ब्रह्मपुत्र मिल जाती है तो ये पद्मा कहलाने लगती है। ठीक है, इसके बाद हुगली बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है, और आगे जो डेल्टा बनता है वो हुगली और मेघना का डेल्टा बनता है बेसिकली, जिसे आप गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा मैप है जिसे आप आसानी से देख सकते हैं। अब हम इसके दाएं हाथ की कुछ प्रमुख नदियों की बात करेंगे। तो सबसे प्रमुख नदी तो यमुना है, लेकिन उससे पहले अगर हम बात कर लें तो दो नदियां प्रमुख हैं, एक टोंस नदी और दूसरा सोन नदी। टोंस की अगर बात करेंगे तो टोंस की लोकेशन ये है कि ये इलाहाबाद के पास मिल जाती है आकर। ठीक है, टोंस नदी गंगा में इलाहाबाद के पास मिल जाती है आकर। लेकिन जब हम बात करेंगे सोन नदी की, तो सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है, और ये पटना के पास गंगा में जाकर मिलती है। अब आपको इसको याद रखना है कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, इसका मतलब क्या हुआ कि
चलिए हम लोग मान लेते हैं ये अमरकंटक की पहाड़ी है, ठीक है। तो इस तरीके से ये निकलकर ऊपर गंगा नदी में मिल जाती है। इसका मतलब जो सोन नदी है वो दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, साउथ टू नॉर्थ, दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाली नदी है सोन नदी, पहली चीज। दूसरी बात, इस अमरकंटक के क्षेत्र से, अमरकंटक के क्षेत्र से एक और नदी निकलती है इस तरफ, जिसका नाम है नर्मदा, और इस तरफ एक नदी निकलती है जिसका नाम है रोहिल्ला। तो इस क्षेत्र से 3 नदियां निकलती हैं, ऊपर की तरफ सोन, इधर नर्मदा और ये रोहिल्ला। और सोन गंगा की दाएं हाथ की एक प्रमुख सहायक नदी है, और सोन की ही सहायक नदी है केन। केन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि केन से बेतवा को जोड़ने के लिए केन बेतवा लिंक बनाया जा रहा है, जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। फिर बात करते हैं यमुना की। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है, और बल्कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। 1370 किलोमीटर की नदी है ये कहां से निकलती है? ये यमुनोत्री हिमालय से निकलती है, बंदर पूंछ श्रेणी पर स्थित है जो यमुनोत्री, वहीं से निकलती है यमुना नदी। अब इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं, इसका जो बेसिन बनाती हैं, वो बनाती हैं चंबल, ऋषिगंगा, बेतवा, केन और सिंध जैसी नदियां यमुना की सहायक नदियां हैं। आप देख लीजिए इस मैप के थ्रू, आप देखिए ज्यादा आपको याद रहेगा। ये है यमुना नदी और इस सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा और केन। याद कर लीजिएगा इनको, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ठीक, ये इसकी सहायक नदियां हैं। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। इसको और बड़े मैप में अगर आप समझना चाहें तो इस मैप के थ्रू आप देख सकते हैं यमुना की सहायक नदियां। तो यमुना की प्रमुख सहायक नदी, सबसे पहले चंबल की बात करते हैं। तो चंबल मऊ से निकलती है। मऊ इंदौर के पास है, मध्य प्रदेश की एक जगह है जहां पर जाना पाव पहाड़ी है, यानी कि चंबल मऊ इंदौर के पास जाना पाव पहाड़ी से निकलती, और उत्तर प्रदेश के इटावा के पास एक कस्बा है मुरादगंज, वहां पर जाकर ये यमुना नदी में मिल जाती है जाकर, ठीक है। टोटल लंबाई की अगर बात करेंगे तो 965 किलोमीटर चंबल की कुल लंबाई है। चंबल अपने खड्डों के बारे में बहुत फेमस है। आपने सुना होगा चंबल के डाकू सब इसी नदी के आसपास पाए जाते थे, क्योंकि ये नदी खड्ड बनाते हुए चलती है, काटते हुए चलती है जमीन को। फिर इसकी सहायक नदियों की बात करेंगे तो प्रमुख सहायक नदी है बनास, पार्वती, काली सिंध और छिप्रा नदी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि छिप्रा नदी के किनारे कौन सा मंदिर है? महाकालेश्वर मंदिर स्थित है छिप्रा नदी के किनारे। चलिए बात करते हैं एक करके सिंध नदी की। सिंध नदी ये गुना जिले से निकलती है और सिरोंज तहसील है गुना के पास, वहां से ये निकलती है और ये इसके बाद चंबल में जाकर मिल जाती है। फिर बात करते हैं बेतवा की। तो बेतवा नदी को देख लीजिए आप। बेतवा यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है जो विंध्य पर्वत श्रेणी का भाग है, और इसके ये आगे बढ़ती हुई चली जाती है और हमीरपुर के पास ये यमुना में मिल जाती है। देखिए जो बेतवा नदी है ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बेतवा नदी पर कुछ प्रोजेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? देखो बेतवा नदी एक तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके किनारे एक बौद्धिस्ट शहर है। कौन सा? सांची, और ये विदिशा से होके बहती है बेतवा, ठीक है। बेतवा पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की कुछ संयुक्त परियोजनाएं भी काम कर रही हैं, जैसे राजघाट परियोजना, ये ललितपुर के पास है राजघाट परियोजना। इसके अलावा ललितपुर में एक और परियोजना काम कर रही है जिसका नाम है माता टीला परियोजना। तो माता टीला और राजघाट दो ऐसी परियोजना हैं जो कि बेतवा नदी पर है। इसके अलावा जो पारीक्षा थर्मल पावर प्लांट है,
परीक्षा झांसी में, वो भी बेतवा नदी के किनारे है, उसको भी बेतवा नदी से पानी मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके फैक्ट्स हैं। फिर बेतवा नदी आप देख रहे हैं यहां पर है बेतवा, और फिर केन नदी, ये आप देख रहे हैं ना, केन नदी को लिंक करने का भी प्रोग्राम चल रहा है, जिसे आप कहते हैं केन बेतवा लिंक। क्या है केन बेतवा लिंक? तो पहले तो देख लीजिए, जो केन नदी है ये सतना के पास से निकलती है, ठीक है। आगे बात करते हैं, ये है केन बेतवा लिंक, देख लीजिए, ये है बेतवा नदी और ये है केन नदी, और इन दोनों को ये लिंक करने का जो प्लेस है वो ये, तो ये है केन बेतवा लिंक, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। आगे बात करते हैं, तो चंबल की सहायक नदियों की अगर बात करेंगे तो बनास इसकी एक प्रमुख सहायक नदी है, जो अरावली श्रेणी के खमनौर के पास से निकलती है और चंबल नदी में जाकर मिल जाती है। फिर छिप्रा इसकी एक चंबल की सहायक नदी है, जो इंदौर के पास से काकरी पहाड़ी से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। और उज्जैन का जो प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है वो भी किसके पास है? छिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। फिर काली सिंध की बात करें तो काली सिंध मध्य प्रदेश के देवास जिले के बाली गांव से विंध्य पहाड़ियों से निकलती है और चंबल नदी में मिल जाती है। पार्वती नदी की बात करेंगे तो पार्वती नदी मध्य प्रदेश के विंध्य श्रेणी से निकलती है और राजस्थान में जाकर चंबल नदी में मिल जाती है। फिर हमारा जो नेक्स्ट हेड है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र की अगर बात करेंगे तो ये भी पूर्ववर्ती नदी है और 3 देशों से होकर बहती है। ब्रह्मपुत्र एक तो चीन, भारत और बांग्लादेश। जब ये चीन में बहती है तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, और जब वो भारत में एंटर करती है तब इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम मानसरोवर झील के पास आंगसी हिमनद से इसका उद्गम होता है, और जहां पर इसे यानी कि तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है। नामचा बरवा पर्वत शिखर से ये यू टर्न लेते हुए घूमकर अंदर आती है, और जब इसमें दिबांग और लोहित जैसी नदियां मिलती हैं तब इसका नाम क्या कहलाता है? ब्रह्मपुत्र कहलाता है। ये देखिए, इस मैप से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये देखिए, ये है यू टर्न, ये यू आकार से काटते हुए नामचा पर्वत श्रेणी को काटते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, तब इसका नाम क्या कहलाता है? तब इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। ओके, लेकिन ब्रह्मपुत्र से पहले, और जब वो चीन से, सांगपो नाम होता है चीन में, जब एंटर करती है उससे पहले इसका नाम होता है दिहांग। क्या होता है? दिहांग। यानी कि जब अरुणाचल प्रदेश से ब्रह्मपुत्र नदी एंटर करती है तब इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, और जब इसमें लोहित नदी मिल जाती है, बेसिकली जब ये आसाम में एंटर करती है तब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और कहां से निकलती है? ये चेमयुंग ग्लेशियर से निकलती है। कहां से निकलती है? चेमयुंग ग्लेशियर से ये निकलती है। ठीक है, इसके बाद इसकी 2 सहायक नदियां हैं जो मैंने आपको बताया, दिबांग और लोहित, तब ये ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है। और जब ये बांग्लादेश में एंटर करती है तब इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। ये देखिए, ये ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे एंटर आ रही है, और ये पहले पद्मा, फिर जमुना, और फिर इसमें मेघना मिलती है, तो इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। तिस्ता नदी भी इसकी सहायक नदी है, जो बांग्लादेश में इससे जाकर मिलती है, ना कि भारत में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को याद रखना है। इसके बाद ब्रह्मपुत्र पद्मा या गंगा में मिल जाती है, और ये पद्मा के नाम से कहलाती है। फिर ये जमुना, और फिर मेघना। ये पूरा आप मैप है जिसे आप देख सकते हैं। तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की अगर बात करें तो इसकी जो दाईं ओर की सहायक नदियां, यानी कि इस ओर की जो सहायक नदियां हैं वो सुबनसिरी है। यहाँ पर एक नदी है कामेंग बीच में इस जगह, और फिर नदी है मानस। यहाँ पर है कामेंग, ये है मानस, और तिस्ता, ये इसकी दाएं हाथ की सहायक नदी है। जबकि बाएं हाथ की सहायक नदियों की बात करें तो दिबांग, लोहित और धनश्री इसकी बाएं हाथ की सहायक नदियां हैं। तो ये दोनों आप देख लीजिएगा, दाएं और बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसके अलावा ब्रह्मपुत्र नदी सबसे बड़े नदी द्वीप का भी निर्माण करती है, जिसका नाम है माजुली द्वीप। माजुली द्वीप असम घाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप भी है। ये आप फिगर से देख पा रहे होंगे। फिर भारत में
अगर आप बहने के अनुसार देखेंगे तो गंगा सबसे बड़ी नदी है, लेकिन अगर आप ब्रह्मपुत्र को देखेंगे लंबाई के आधार पर, टोटल लंबाई के आधार पर, तो इसकी लंबाई गंगा से भी बड़ी है, 3969 यानी 3969 इसकी लंबाई है। तो ये टोटल लंबाई में गंगा से भी बड़ी है कुल लंबाई के मामले में। लेकिन जल नदी भराव के क्षेत्र में आयतन के आधार पर ब्रह्मपुत्र नदी गंगा से बड़ी नदी है। भारत की सबसे बड़ी लार्जेस्ट रिवर की बात करेंगे, नॉट लॉन्गेस्ट, वो ब्रह्मपुत्र है। अब हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है, या जमुना के नाम से वो बांग्लादेश में एंटर करती है और फिर ये भागीरथी से मिल जाती है। जब आपको पता है कि पश्चिम बंगाल में गंगा दो धाराओं में बढ़ जाती है, एक भागीरथी और दूसरी हुगली, तो भागीरथी से मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी और फिर इसे पद्मा कहा जाता है। इन दोनों की संयुक्त धारा यानी भागीरथी और ब्रह्मपुत्र की जो संयुक्त धारा है वो किस नाम से जानी जाती है? पद्मा के नाम से जानी जाती है। इसके बाद आगे बढ़ती हुए इसमें मेघना मिलती है और मेघना के बाद ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है और एक बड़ा डेल्टा बनाती है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ये प्रश्न आप लोग ध्यान रखिएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है, या आपसे कहा जाए तो आप कहेंगे हुगली और मेघना का डेल्टा है। इसके बाद बात करेंगे, इसका विस्तार हुगली और मेघना नदी के बीच में हुआ है। ठीक है, नदी जब सागर में, अब डेल्टा क्या होता है तो डेल्टा देख लो, जब नदी किसी सागर में गिरती है तो होता क्या है कि अवसाद अपने साथ लेकर आती है, और अवसाद लेकर आने से क्या होता है, उसका जो वेग होता है, जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अपने अवसादों का निक्षेपण करती रहती है। तो जिस स्थान पर नदी अपने अवसादों का निक्षेपण करती है वो डेल्टा के रूप में कहा जाता है, वो डेल्टा के रूप में बन जाता है। देखिए कई नदियों की धारा, इस नदी, एक ही नदी की कई शाखाएं हैं और बीच 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 इसमें अवसाद जमा है। ठीक है, अब बात करते हैं, ये हमारे तीनों नदी तंत्र यहां कंप्लीट हो गए हैं। क्योंकि हमने हिमालयी नदी तंत्र की बात की है तो हिमालयी नदी तंत्र के जो वाटर सोर्स हैं कि उनकी नदियों में सदाबहार यानी कि पूरे 12 मास पानी रहता है, वो क्यों रहता है? उसके दो सोर्स हैं, एक ग्लेशियर, दूसरा बारिश का पानी। आपको पता है कि जो हिमालय की अधिकांश चोटियां हैं वो 4 से 6,000 मीटर की ऊंचाई पर हैं, और 4,000 से 6,000 की मीटर की ऊंचाई या 6,000 से जो ऊपर के मीटर की ऊंचाई है उसमें सालों भर बर्फ जमी रहती है। क्यों? क्योंकि 4400 मीटर तक हिमरेखा है और इसके ऊपर हमेशा बर्फ आपको जमी रहेगी, और यहीं से हिमालय की नदियों को पानी, यहीं से हिमालय की नदियां निकलती हैं जिससे उसे पानी मिलता रहता है। यही उनका वास्तविक स्रोत है जिसके कारण उनमें सालों भर पानी रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियां ऐसा नहीं करती हैं क्योंकि उनमें बारिश में, उन्हें वर्षा के समय में सिर्फ मानसून के कुछ महीनों में ही पानी मिलता है, इस वजह से उनमें सालों भर पानी नहीं रहता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम लोग कुछ प्रश्न कर लेते हैं। अब जबकि हमारा टॉपिक लगभग जो हिमालयी नदियों का है वो कंप्लीट हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग कुछ प्रश्न करते हैं, फिर आज हम अपने सेशन को एंड करेंगे। ट्रांस हिमालय नदी है, पहला प्रश्न है ट्रांस हिमालय नदी है। चलिए ऑप्शंस देख लेते हैं इसको, कौन कौन सी नदियां ट्रांस हिमालय? सतलज, सिंधु, गंगा। बी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सतलज या सिंधु। सी ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा। और डी ऑप्शन है सिंधु, झेलम या ब्रह्मपुत्र। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा? कौन बताएगा? जल्दी से कमेंट में करके आप बता सकते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ट्रांस हिमालयी नदियां यानी कि जो हिमालय के पार से निकलती हैं, और आप ये हमने आपको बताया कि 3 नदियां ऐसी हैं जो चीन से निकलती हैं। कौन कौन सी? सिंधु नदी अभी बताया मैंने आपको, फिर सतलज नदी, और तीसरी नदी सांगपो, जिसे भारत में ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जिसमें ये तीनों नदियां हो जाएं? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है? तो चलिए जल्दी जल्दी रिकॉल करिए, उस स्थान को क्या कहते हैं? विष्णुप्रयाग,
कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग या फिर देवप्रयाग? क्या है इसका सही उत्तर? तो आपको पता है कि जहां पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं उसे देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है, और इसी के आगे भागीरथी को गंगा के नाम से बुलाया जाता है। तो ये भी आपका प्रश्न अब आप हल करने की स्थिति में हैं। आगे नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी नदी वुलर झील का मुख्य स्रोत है, जो कि भारत की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है? यहां पर ये मिसप्रिंट है, नदी नहीं है, ये भारत की सबसे ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो वुलर झील की स्रोत कौन सी नदी है? सिंधु, झेलम, चेनाब और किशन गंगा। तो किस नदी से पानी वुलर झील को मिलता है? आप सभी को पता है, अभी आपने पढ़ा, किससे मिलता है? झेलम से मिलता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? झेलम। झेलम, इसी पर है किशन गंगा परियोजना, किशन गंगा परियोजना और उरी परियोजना। ध्यान रखिएगा, इसी पर है किशन गंगा परियोजना और उरी परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमुना नदी निम्न में से किस राज्य से होकर नहीं बहती है? तो बताइएगा, यमुना नदी किस राज्य से होकर नहीं बहती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो यमुना नदी कहां एंटर नहीं करती है? तो यमुना नदी मध्य प्रदेश में होकर नहीं बहती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश। बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब मुझे लग रहा है कि इतना टॉपिक पढ़ने के बाद आप ये सभी प्रश्न करने में सक्षम हो गए हैं। तो निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? यानी कि कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या गोदावरी? तो जल्दी से बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। अभी मैंने आपको बताया कि कुछ नदियां तिब्बत से निकलती हैं, जिसमें से एक नदी है ब्रह्मपुत्र। गंगा को मत करिएगा, गंगा भी भारत में नहीं, यमुनोत्री हिमनद से निकलती है उत्तराखंड में, यमुना भी बंदरपूंछ से निकलती है उत्तराखंड से, और गोदावरी तो आपको पता है महाराष्ट्र के त्रियंबक पहाड़ी से निकलती है। महाराष्ट्र के त्रियंबक पहाड़ी से गोदावरी निकलती है। तो सही उत्तर क्या होगा? ब्रह्मपुत्र। तो उम्मीद है अब आप लोग ये प्रश्न करने में सक्षम हो गए हैं, और जो हिमालयी नदी तंत्र है वो हमारा यहाँ से कंप्लीट होता है। अब हम दूसरे फेज में बात करेंगे प्रायद्वीपी नदियों के बारे में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राइज अप एकेडमी अपना नया बैच पुलिस के लिए 9 मार्च से शुरू करने वाली है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं, और जो आगे आने वाला एग्जाम है उसकी बेहतर तैयारी आप राइज अप के साथ कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। गुड डे।